नमस्कार श्रोते हो. इंद्रधनुष्याच्या आजच्या कार्यक्रमात मी रेडिओ सखी पौर्णिमा साठे आपलं मनापासून स्वागत करते. श्रोते हो, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील क्रांती आणि एक आश्चर्य म्हणून ज्याकडे पाहिलं जातं ती कोकण रेल्वे दिमाखानं 1994 पासून या कोकणच्या राकट प्रदेशामध्ये दगडधोंड्यामधून दरीखोऱ्यातून फिरते आणि मुंबई कोकणचं नातं अधिक घट्ट करते. आज हजारो कोकणवासी या कोकण रेल्वेवर अवलंबून आहेत आणि याच कोकण रेल्वेबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी कोकण रेल्वेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री संतोष कुमार झा सर यांना आपण आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया है. सर, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है. नमस्कार. नमस्कार, बहुत धन्यवाद. सर, पहले मैं तो जानना चाहती हूँ कि कोकण रेलवे मार्ग पर वर्तमान में प्रतिदिन कितनी यात्री ट्रेनें और कितनी मालगाड़ी चलती है. सिंगल ट्रैक पर ये यातायात एक बड़ी चुनौती होती है, तो इस चुनौती का सामना कोकण रेलवे रोज़ाना कैसे करती है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. कोंकण रेलवे 740 किलोमीटर की लाइन है, मुंबई से मैंगलोर कहें, और सिंगल लाइन है. और इसमें खाली थोड़ा सा 50 किलोमीटर का जो पोर्शन है वो डबल लाइन है. इसमें हम लोग प्रतिदिन लगभग 55 मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं. मेल एक्सप्रेस में सभी कैटेगरी की गाड़ियां हैं हमारी. राजधानी है, शताब्दी है, वंदे भारत है, तेजस है, और इसके अलावा लगभग 17 से 18 मालगाड़ियाँ भी रोज़ चलती हैं. तो सिंगल लाइन सेक्शन में इतनी गाड़ियाँ रोज़ चलाना, लगभग 72 से 80 गाड़ियाँ, बहुत ही दुरूह कार्य है. और इसको चलाने के लिए हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में वो नए लूप लाइन्स स्टेशनों पे लाए, 10 क्रॉसिंग स्टेशन बनाए और पूरे कोंकण खंड का विद्युतीकरण किया. और इस कारण से हम अधिक से अधिक गाड़ियाँ इस खंड पर चला पा रहे हैं. सर, पिछले कुछ वर्षों में कोकण रेलवे का स्वरूप बदल रहा है. विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है, इससे ये अधिक तेज हो गई है. पिछले कुछ समय में हुए बदलाव और भविष्य की योजनाओं के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है. पर्यावरण की दृष्टि से भी और परिचालन में गति की दृष्टि से भी पूरे 740 किलोमीटर का विद्युतीकरण का कार्य किया गया. 2022 में ये कार्य पूरा हुआ. इसमें 2 प्रकार की सुविधाएं हुई. पहला तो कोंकण रेलवे को लगभग 200 करोड़ प्रतिवर्ष जो ईंधन का खर्च था वो कम हो गया. और दूसरा कि पर्यावरण में प्रदूषण बहुत कम हुआ. और भारतीय रेल से दूर से आने वाली सभी गाड़ियां जो बिजली इंजनों से आती थीं और यहाँ पर हमें डीजल लगाना होता था, तो वो कार्य अब ख़त्म हो गया है और उसी इलेक्ट्रिक इंजन से पूरे कोंकण रेलवे में वो परिचालन हो रहा है. तो हम जो हमारे यहाँ ठहराव होते थे गाड़ियों के, वो अब बंद हो गए. बहुत सारे विलम्ब बंद हो गए. पंक्चुअलिटी हमारी बेहतर हुई है और विद्युतीकरण से पूरे देश को लाभ हुआ है. बरसात के मौसम में कोकण रेलवे के सामने बड़ी चुनौतियाँ होती है. यात्रियों के सुरक्षित यात्रा के दृष्टिकोण से कोकण रेलवे इस अवधि में क्या विशेष उपाय करती है, क्या बताएंगे सर जी? जी, कोंकण क्षेत्र में औसतन 4500 मिलीमीटर की बारिश होती है जी, जो कि अनयूजुअल है. भारत के किसी क्षेत्र में, मेघालय के क्षेत्र के अलावा कहीं पर इतनी बारिश नहीं होती. एक तरफ सह्याद्री के पहाड़ हैं, दूसरी तरफ खूबसूरत पश्चिमी तट है, और इस बीच में 91 सुरंग और 1800 पुल, 560 से अधिक पहाड़ों की कटिंग है. और बारिश के समय में परिचालन बहुत ही कठिन हो जाता है. बारिश के समय हम विशेष प्रावधान करते हैं. लगभग 650 हमारे ट्रैकमैन राउंड द क्लॉक ट्रैक की मॉनिटरिंग करते हैं, और जितने भी गेटमैन हैं, स्टेशन मास्टर्स हैं, उनको विशेष मानसून में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि संरक्षा से परिचालन कर सकें जी. और पिछले 15 वर्षों में लगभग 350 करोड़ हमने खर्च किए हैं ताकि जितने स्लोप हैं वो स्टेबल रहें, बोल्डर फॉल के केसेस ना हो, जो पानी आता है वो कैच ड्रेन्स हैं और साइड ड्रेन से उसे पानी निकल जाए, ट्रैक पर पानी ना आए. तो इस प्रकार के लगातार संरक्षा के कार्य हम करते रहते हैं. और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 वर्षों में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा से परिचालन को कोई क्षति नहीं हुई है. सर जी, कोकण का महत्वपूर्ण उत्सव है जो गणेशोत्सव होता है. इसके दौरान कोकण रेलवे का काम विशेष रूप से सराहनीय होता है. सिंगल ट्रैक पर 20 दिनों में सैकड़ों अप और डाउन ट्रेनों का परिचालन कोकण रेलवे करती है और इसके माध्यम से लाखों यात्रियों को लाया और ले जाया जाता है. इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? जी, गणपति पर कोंकण रेलवे बहुत ही विशेष इंतजाम करती है. और इस वर्ष जो अभी गणपति गुजरी है उस पर अभी तक का सर्वाधिक अच्छा इंतजाम किया गया. 381 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.
पिछले वर्ष हमने सिर्फ 304 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। दूसरा, महाराष्ट्र के लगभग सभी स्टेशनों पर हमने विशेष सहायता केंद्र खोले, उनके लिए पंडाल बनाए, सभी स्टेशनों की सजावट की, लगभग 25,000 पानी की बोतलें फ्री में तमाम एनजीओज़ ने डिस्ट्रीब्यूट की, और इस तरफ के महाराष्ट्र के तमाम एनजीओज़ ने और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने कलाकार हमारे स्टेशनों पे भेज करके उनसे परफॉर्मेंस कराया और यात्रियों का मनोरंजन हुआ। इसके अलावा अनाउंसमेंट सिस्टम, पहले से ही प्रिंटेड टिकट को क्यू में बांटना, और यूपीआई जो है जो बहुत पॉपुलर हो गया है और चेंज लेने में विंडो पे परेशानी ना हो, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं सभी स्टेशनों पे की गई। इस बार का गणपति बहुत ही विशेष रूप से हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। सर, कोंकण रेलवे के निर्माण में स्थानीय भूमिपुत्रों ने जमीन देकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। बार बार ये आपत्ति उठाई जाती है कि कोंकण रेलवे इस भूमिपुत्रियों को न्याय देने में पीछे रह गई है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आपको जो आंकड़े हैं वो बताता हूँ। कोंकण रेलवे में इस समय 5,178 लोग हैं, और उसमें 2,995 लोग वो लैंड लूजर्स हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं, और अभी 111 वैकेंसीज़ के लिए हमने परीक्षा ली थी, सीधी भर्ती कोंकण रेलवे में, जिसमें से लगभग ग्रुप सी कैटेगरी में प्रायोरिटी 1 में लैंड लूजर्स हैं, और जो ग्रुप डी है यानी कि जो हमारे जो ट्रैकमैन हैं, गैंगमैन हैं, उसकी 95 वैकेंसीज हैं जो सिर्फ भूमिपुत्रों के लिए हैं। तो उस 190 में से 111 रिक्तियां भरी गई हैं, और अब फिर से 79 वैकेंसी के लिए 27 अक्टूबर को परीक्षा है। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी कोंकण रेलवे के प्रवासियों को कहूँगा कि अपने बच्चों को इस परीक्षा में भाग लेने के लिए कहें और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो और सीधे कोंकण रेलवे में भर्ती पाएं। हमारी पॉलिसी है, कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लैंड लूजर्स के लिए ही है। सर, ये मांग लगातार उठती है कि रेलवे स्टेशनों और उनके आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को व्यवसाय के अवसर दिए जाने चाहिए, और यहाँ के कोंकणी उत्पादनों की बिक्री के लिए व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। इस दिशा में कोंकण रेलवे की क्या भूमिका है? क्या ऐसे कोई प्रयास हो रहे हैं? जी, रेल मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट OSOP, और इसके तहत 9 स्टेशनों पर हमने एडवर्टाइजमेंट किया, और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 9 स्टेशनों पर OSOP के स्टॉल हैं। आपके रत्नागिरी में भी एक ऐसा स्टॉल है। तो इसमें जो लोकल उत्पाद हैं उनको हम 1 महीने के लिए मात्र 1,000 रुपये के लाइसेंस फी पे ये हम स्टॉल देते हैं और उसको वो बेचते हैं, और ये लगातार प्रक्रिया जारी है। रही बात निविदाओं की जो आपने चर्चा की, तो जैसे कि पे एंड पार्क है, स्कूटर पार्किंग है, कार पार्किंग है, केटरिंग स्टॉल्स हैं, या कितने भी जो छोटे मोटे रेलवे स्टेशन पर छोटे मोटे व्यापार हैं, उसकी हम टेंडर की प्रक्रिया करते हैं, और उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी लैंड लूजर की ही है। अभी फिर से पिछले माह हमने निविदा निकाली है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर लैंड लूजर्स उसमें अपना बिड सबमिट करें। जी सर, कोंकण रेलवे ने अपने मार्ग के अलावा देश विदेश में कई काम सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो काम हुआ है वो है। वर्तमान में कोंकण रेलवे किस ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और भविष्य में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिनकी जिम्मेदारी कोंकण रेलवे लेने वाली है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। परियोजना कोंकण रेलवे उसके लिए जाना जाता है। ट्रेन परिचालन के अलावा जो कोंकण रेलवे की बड़ी आय होती है वो परियोजनाओं से होती है। आपने चर्चा की चिनाब पुल की कटरा श्रीनगर खंड में, तो वो लगभग 19,729 करोड़ का प्रोजेक्ट कोंकण रेलवे ने अभी संपन्न किया, और 6 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली गाड़ी कटरा से श्रीनगर की चलाई। अब आप 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर जा सकते हैं, जो कि रोड से कम 12 से 14 घंटे लगते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी परियोजना को कोंकण रेलवे ने किया। इसके अलावा लगभग 14 स्टेट्स में हम विभिन्न परियोजनाएं कर रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, गुवाहाटी हो, दक्षिण के लगभग सभी राज्यों में हम काम कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं। तो लगभग इस समय 9,196 करोड़ की परियोजनाएं हम कर रहे हैं, सुदूर केरल में कर रहे हैं। तो अब जो भी परियोजनाएं कोंकण रेलवे कर रहा है वो निविदा के माध्यम से हमें मिलता है, भारत सरकार उसको नॉमिनेशन पे नहीं देती है। तो हमारी योजना ये है कि हर वर्ष कम से कम 15 से 20 हज़ार करोड़ की परियोजनाओं में हम हिस्सा लें, हमें मिले और हम कार्य करें। तो इस वक्त कोंकण रेलवे, आपने विदेश की बात की,
तो हम नेपाल रेलवे का पूरा परिचालन कोंकण रेलवे कर रहा है। केनिया में कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट कोंकण रेलवे ने किया। इस समय कॉन्गो में मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बिड किया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि वो लगभग 4,500 करोड़ का काम हमें मिला है कॉन्गो में भी, और भी विदेशों में तमाम परियोजनाओं के लिए हम अपनी निविदा सबमिट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा लक्ष्य है 15 से 20 हज़ार करोड़ प्रति वर्ष का, वो निश्चय ही हम उसको हासिल करेंगे। जी बिल्कुल सर। बार बार ये कहा जाता है कि कोंकण रेलवे आर्थिक कठिनाइयों में है, क्या ये सच है? और अगर है तो इससे बाहर निकलने के लिए कोंकण रेलवे किस तरह से काम कर रही है? जी, कोंकण रेलवे आर्थिक कठिनाई में नहीं है। कोंकण रेलवे पिछले 15 वर्षों से कोविड के 2 साल छोड़ करके हमेशा उसका प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले वर्ष भी हमने 138 करोड़ का प्रॉफिट लिया। 2022-23 में 280 करोड़, 2023-24 में 302 करोड़ और पिछले वर्ष 138 करोड़ का मुनाफा हुआ है। कोविड के सिर्फ 2 साल ऐसे थे जब परिचालन नहीं था, इसलिए नुकसान हुआ। जब लोग आर्थिक कठिनाई की बात करते हैं तो ये आपको बताना चाहूँगा दर्शकों की सूचना के लिए कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है और इसको अपना फंड स्वयं जनरेट करना होता है। तो इसलिए हर वर्ष 150-200 करोड़ के मुनाफे पर बहुत लंबी लंबी परियोजनाएं अपने लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डबलिंग, पूरे डबलिंग का कॉस्ट लगभग 30,000 करोड़ आएगा। तो वो परियोजनाओं के लिए मुझे भारत सरकार के पास मदद के लिए जाना होता है। इस बार हमने 7,775 करोड़ की एक परियोजना भारत सरकार में भेजी है। अगर वो स्वीकृत होकर आती, जिसकी पूरी संभावना है, तो हम और भी विकास कर सकेंगे। सर, कोंकण रेलवे मार्ग पर चलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें कोंकण में रुकती नहीं है और कोंकण के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार हो रही है। इस और कोंकण रेलवे प्रशासन किस प्रकार देखता है? देखिए, ये जो सूचना है वो पूरी तरह से पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है कि यात्रियों की आकांक्षा रहती है कि उनके हर स्टेशन पे हर गाड़ी रुके, लेकिन मंत्रालय को ठहराव देने की एक योजना होती है, एक नीति होती है। वो नीति में ये कहता है कि पहले तो वाणिज्यिक दृष्टि से उस स्टेशन पर एक मिनिमम इतने टिकट और इतना आय होनी चाहिए, और दूसरा परिचालन की दृष्टि से वहाँ पे गाड़ी रोकना संभव होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जो कमर्शियली जस्टिफाइड नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे हॉल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन हर वर्ष कुछ न कुछ नई गाड़ियाँ कोंकण रेलवे में आ रही हैं। पिछले 3 वर्षों में मैं आपको बताऊं तो देखिए, 2 वंदे भारत यहाँ पे शुरू हो गई, मुंबई से मडगांव और मडगांव से मैंगलोर। इसके अलावा 8 नई गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई जो कि वीकली स्पेशल्स हैं। और इनके अलावा पिछले वर्ष हमने लगभग 1250 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, चाहे वो गणपति स्पेशल हों, क्रिसमस स्पेशल हों, हॉलीडे स्पेशल हों, समर स्पेशल हों। तो गाड़ियाँ सिंगल लाइन सेक्शन में, आपने पहले प्रश्न में ही पूछा कि सिंगल लाइन के हिसाब से लगभग 80 गाड़ियाँ रोज़ चलाना अपने आप में एक चुनौती है। और गाड़ियाँ बढ़ेंगी, लेकिन उसके लिए और सुविधाओं की भी आवश्यकता होगी। जी सर, कोंकण के उत्पादनों को विश्व स्तर भेजने के लिए माल ढुलाई पर आपके कार्यकाल में विशेष ध्यान दिया गया है। इस दृष्टि से आपने क्या नया किया है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। रत्नागिरी में जो मत्स्य उत्पादन है और बहुत सारे फिश प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे थे, और वो कंटेनर में भर करके यहाँ से बाई रोड डिफरेंट पोर्ट्स पे जा रहे थे। उस ट्रैफिक को हमने मार्केटिंग करके रेल पे डाइवर्ट किया। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि रत्नागिरी से पोर्ट के लिए 4 ट्रेनें लद करके हर महीने जा रही हैं। यहाँ पर और भी व्यापार बढ़ने की सुविधा होगी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में हमने इंदापुर, एक स्टेशन है जिसको कंटेनर रेल टर्मिनल अभी हमने डिक्लेयर किया है, और वहाँ पर भी अभी फर्टिलाइज़र की लोडिंग शुरू हो गई है। बहुत जल्द कंटेनर की भी लोडिंग स्टार्ट होगी। अगर हम मैंगलोर की तरफ जाएं तो वहाँ पर पॉलीप्रोपिलीन का ट्रैफिक है, MRPL का, वो भी हमने कंटेनर में शुरू कर दिया है। पिग आयरन, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे पिछले तमाम वर्षों से, पिछले 1.5 वर्ष में लगभग 5 रेक प्रति माह हम वरना से कंटेनर के लोड कर पा रहे हैं। तो कंटेनर का व्यापार कोंकण रेल में आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा। गोवा में एक बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है बल्ली में, जो लगभग 15 कंटेनर ट्रेनें प्रति माह लोड कर रहा है। तो निश्चय ही ये जो एग्जिम ट्रैफिक है, जो आयात निर्यात का जो ट्रैफिक है कोंकण में, वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा और कोंकण रेल से हम उस माल को ढुलाई कर पाएंगे। जी सर, पिछले कुछ समय में उल्लेखनीय कार्यों के लिए कोंकण रेलवे को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस बारे में आप क्या बताएंगे? ये कोंकण रेलवे की टीम का रिकग्निशन है, उनके अदम्य
परिश्रम, आत्मविश्वास, साहस और टीम भावना के कारण जो हम अच्छे कार्य कर पा रहे हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर को रिकॉग्नाइज किया गया और 2025 में कोंकण रेलवे को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला, बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड मिला है, ए ड्रीम कंपनी टू वर्क फॉर ये अवार्ड मिला है और एशिया बिजनेस लीडर अवार्ड मिला है। तो ये हमारे लिए निश्चय ही गर्व का विषय है कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं और उसको अच्छे स्तर पर उसको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। बिल्कुल जी सर। सर, कोंकण रेलवे नई सोच के लिए जानी जाती है, तो आने वाले समय में कोंकण रेलवे क्या क्या करने जा रही है? जी, कोंकण रेलवे में इनोवेशंस हमेशा से प्रमोट किया गया और इस कड़ी में हमारे 2 विभाग हैं, एक प्रशिक्षण का विभाग है, ट्रेनिंग विभाग, और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विभाग। ये दोनों ही विभाग कोंकण रेलवे के सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज करते हैं। और दूसरा आईटी डिपार्टमेंट है जो हमें सारे आईटी असिस्टेंस देता है। ये दोनों कॉस्ट सेंटर थे अभी तक हमारे लिए, यानी खर्चे के विभाग थे। इन दोनों विभागों में हमने कुछ नई योजनाएं लागू की और उनको लक्ष्य दिया कि आप सिर्फ अपने कर्मचारियों के ट्रेनिंग के अलावा बाहर के कॉलेजेस के बच्चों को, बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को आप ट्रेन करें और उससे आप रेवेन्यू अर्न करें। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल हमने लगभग 5,600 लोगों को ट्रेन किया अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में, जिसमें से आधे हमारे लोग थे और आधे बाहर की संस्थाओं में, बहुत सारे आईआईटीज़ और तमाम संस्थाओं के लोग हमारे यहाँ आते हैं प्रशिक्षण के लिए। तो इसके अलावा तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हैं जिनके बच्चे हमारे यहाँ प्रशिक्षण पाते हैं और उनसे हमें आय होती है। तो ये एक नई सोच इसको लागू किया और अब प्रशिक्षण हम सिर्फ ना हिंदुस्तान में दे करके, हम टनल टेक्नोलॉजी में कोंकण रेलवे की महारत हासिल है, तो अब हम स्विट्ज़रलैंड में भी ये ट्रेनिंग देते हैं। 4 दिन जो ऑफिसर्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और 4 दिन उनको हम साइट विजिट कराते हैं स्विट्ज़रलैंड में। इसी प्रकार पुलों के लिए, निर्माण के लिए भी कोंकण रेलवे जाना जाता है। तो इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से 5 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे गोवा में करा करके 5 दिन वो यूके जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। तो ये कोर्स भी नवंबर से शुरू हो रहा है और इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा हमने इसमें एक योजना और भी की है कि वो बच्चे जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करेंगे, तो हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल काम चलते हैं, तो हम उनको अगले 3 साल के लिए, 5 साल के लिए उनकी स्क्रीनिंग करके उनको हम टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी दे सकते हैं। तो ये एक नई सोच है जो मुझे लगता है कि श्रोताओं को ज़रूर पसंद आएगी, उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा आईटी डिपार्टमेंट, आईटी सॉल्यूशंस की आज हर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है और हमने सबसे पहले हमारे क्लाइंट मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन को हमने पूरा ERP मॉड्यूल दिया और अब हम पे मॉड्यूल दे रहे हैं। हमने एक विजिलेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल डेवलप किया है इंडिजिनसली। अगर आज आप KR मोबाइल ऐप डाउनलोड करें तो वो भी हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप है जिसको तमाम लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इन दोनों विभागों ने लगभग पिछले 2 सालों में लगभग 7.5 से 10 करोड़ रुपए की आय अर्जित की जो अब तक खर्चे के विभाग थे। तो ये नई सोच के तहत हुआ है। जी सर, यात्रियों के सुविधाओं के लिए कोंकण रेलवे आने वाले समय में सुविधाएं कौन सी देने वाली है और क्या योजनाएं हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 वर्षों में क्या सुविधाएं दी गई और फिर आपको योजनाओं के बारे में बताता हूं। देखिए, महाराष्ट्र में PWD महाराष्ट्र के साथ हमारा एक करार हुआ, MOU हुआ और 12 स्टेशनों पर महाराष्ट्र के हमने स्टेशन का जो फसाड है उसको डेवलप किया। आज अगर आप उन स्टेशनों पर जाएं, उनके स्टेशन बिल्डिंग्स देखें तो आपको किसी एयरपोर्ट के बिल्डिंग या किसी भी मॉडर्न स्टेशन बिल्डिंग से कम नहीं लगता है, बहुत ही सुंदर बन गए हैं। MIDC महाराष्ट्र ने रत्नागिरी में लगभग 45 करोड़ की परियोजना चल रही है और मार्च 26 तक 1 नंबर का प्लेटफॉर्म, उसका लिफ्ट, एस्केलेटर्स, कोच गाइडेंस बोर्ड और तमाम सुविधाएं कमीशन हो जाएंगी और अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा जो स्टेशन है आपको नवीनीकृत मिलेगा। इसके अलावा लगभग 23 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं कोंकण रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के लिए, जिसमें हम फुट ओवर ब्रिज बना रहे हैं, लिफ्ट्स लगा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं या सीनियर सिटीजन हैं। फिर एग्जीक्यूटिव लाउंजेस हमने लगभग 9 स्टेशनों पे पिछले वर्ष खोले।
इस वर्ष भी 6 स्टेशनों पे नए एग्जीक्यूटिव लाउंजेस होंगे। कहने के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज है और जो कि किसी भी क्लास के यात्री इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर क्लास के यात्री करें। और सिर्फ 50 रुपये प्रति घंटे में उनको बहुत ही आरामदायक कुशन सीट के साथ फ्री वाईफाई, फ्री वाटर बॉटल और आराम से वहाँ पे ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड रहता है। आपके रत्नागिरी में भी जो ही आप स्टेशन पे एंटर करते हैं बहुत ही खूबसूरत लाउंज दिखता है, जो पहले कभी नहीं था। आने वाले दिनों में हम ट्रांजिट लाउंजेस बना रहे हैं। रेस्टोरेंट्स हमने करीब 4 स्टेशनों पे अच्छे रेस्टोरेंट्स डेवलप किए हैं। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि यात्री सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो और ये भारतीय रेल के स्टेशनों से पीछे ना रह जाए। अगले 3 वर्षों में लगभग 105 करोड़ रुपए हमें खर्च करने हैं फिर से इन्हीं सुविधाओं की वृद्धि के लिए, जिसमें फुट ओवर ब्रिजेस हैं, लिफ्ट्स हैं, एस्केलेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म का सरफेस है, कवर्ड शेड हैं, डिजी लॉकर्स हैं, ट्रांजिट लाउंजेस हैं। तो अगले 3 वर्षों में आपको काफ़ी स्टेशनों के स्वरूप बदले हुए दिखेंगे। सर, राजभाषा में कोंकण रेलवे ने पिछले कई साल बहुत अच्छा काम किया है। इस भाषा के प्रसारण के लिए कोंकण रेलवे क्या कर रही है? जी, बहुत गर्व का विषय है कि हम ख क्षेत्र में हमारा कार्यालय है और फिर भी राजभाषा में पिछले 9 वर्षों से कोंकण रेलवे को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार लगातार प्राप्त हो रहा है, जो बहुत ही गौरवान्वित करता है। जी बिल्कुल। जो 3 भाषा फॉर्मूला है भारत सरकार का, उसके हिसाब से हमारे हर स्टेशन पर अंग्रेज़ी में, हिंदी में और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें नाम पट्टिकाएँ और उद्घोषणाएँ यानी कि अनाउंसमेंट्स होने हैं, उसको हम लोग करते हैं। हम राजभाषा में भी बहुत प्रशिक्षण दे रहे हैं। तमाम बच्चों को जो हमारे यहाँ आके राजभाषा में इंटर्नशिप करते हैं उनको हम गोवा स्टेट में बहुत सारे बच्चों ने उसका लाभ उठाया है। महाराष्ट्र में भी मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की योजनाएं हम करें और लोग उसका लाभ उठाएं। तो राजभाषा जो कि पूरे देश के संपर्क सूत्र की भाषा है, कोंकण रेलवे उसके प्रचार प्रसार में लगी है। साथ ही जो स्थानीय भाषा है उसको भी हम प्रमोट करते हैं और हमने जो राजभाषा नीति के तहत ये कर रखा है कि कोई भी शब्द जो लोकल भाषा का है उसको भी हम प्रयोग करें ताकि हमारे जो यात्रियों को आसानी से समझ में आए, चाहे वो नाम पट्टिका हो, चाहे वो घोषणाएं हो या फिर सूचना बोर्ड हो। तो कोंकण रेलवे बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है राजभाषा के प्रचार प्रसार में। जी सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम एक तरह से कहे तो 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, फिर भी आपने अपने भीतर के कवि को इस व्यस्त शेड्यूल में जीवित रखा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे और क्या किसी कविता से इस चर्चा का समापन कर सकेंगे आप? जी, ये तो आपने हृदय को छूने वाली बात कर दी। जो कवि हृदय होता है तो उसके लिए समय की कमी नहीं होती। जी बिल्कुल। अधिकतर कविताएं मैं यात्रा के दौरान लिखता हूँ, चाहे वह हवाई यात्रा हो, रेल यात्रा हो, उस समय थोड़ा सा समय रहता है और जिस विधा के लिए आप में पैशन होता है उसके लिए समय निकल आता है। तो परिचालन और कविता साथ साथ चलती रहती है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। और आपने कविता की बात की है तो ज़रूर एक कविता मैं सुना करके इसका समापन करूँगा। ये जो कविता है ये बहुत सारे प्रतीकों से भरी हुई है, क्योंकि कवि जो है अपनी कविताएं प्रतीकों के माध्यम से उसको व्यक्त करता है। तो यहाँ जो प्रतीक है वो चिड़ियाँ हैं और हम सब समझ पाएंगे कि हम जब चिड़ियाँ कहते हैं तो किन को कह रहे हैं। तो मैं कविता आरंभ करता हूँ। बिल्कुल सर। कि जाना नहीं चाहिए चिड़ियों को छोड़कर अपने घोंसले, दूर के मनमोहक जंगलों में। छोड़ देती हैं चिड़ियाँ अपने घोंसले तलाश में बेहतर फल फूल और बेहतर आशियाने के। छूट जाता है उनका घर, उनके रिश्ते, उनकी ज़मीन, उनका आसमान। छूट जाती है सदा के लिए उनकी अपनी पहचान। दूर के जंगल सुहावने होते हों शायद, होती हो हर चीज़ वहाँ भले करीने से। पेड़ होंगे शायद वहाँ फलदार अधिक और फल होते होंगे अधिक रसीले से। फूल होंगे कहीं खुशबूदार ज़्यादा और शायद होंगे अधिक रंगीले से। लेकिन मिलेगी कहाँ से अपने मिट्टी की खुशबू और कहाँ से पाएंगे वे अपनी हवा का स्पंदन। कहाँ मिलेगा अपनों का अपनापन, कौन करेगा दूर उनका एकाकीपन। आएंगे कौन काम वहाँ वक्त ज़रूरत, कब काम आएंगे वे अपनों के। ऐसा भी क्या जाना परदेस जब लौट न पाएं खुद अपनी मर्जी से। जाना नहीं चाहिए चिड़ियों को दूर के जंगलों में उड़कर, जाना नहीं चाहिए कभी उनको
अपने घोंसलों को छोड़कर। बहुत धन्यवाद। वाह वाह सर, क्या बात है, बहुत खूब। सर, आज आप अपने व्यस्त शेड्यूल में समय निकालकर यहाँ आए, श्रोताओं से बातचीत की, इसलिए आकाशवाणी की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से मैं आपका आभार मानती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।